सोचिए, महज एक पत्थर को पिघलाकर पूरी मानव सभ्यता की दिशा बदल देना। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम मूल स्रोतों के जरिए इसी दिलचस्प सफर पर चलेंगे, जहां हम देखेंगे कि कैसे पत्थर से धातु तक के बदलाव ने हमारी दुनिया को हमेशा के लिए नया रूप दे दिया। ये कोई मामूली बदलाव नहीं था, ये असल में मानव जाति के काम करने और सोचने के तरीके की एक बिल्कुल नई शुरुआत थी। इस सफर को बेहतर ढंग से समझने के लिए हम अपनी चर्चा को इन 5 हिस्सों में बांटेंगे। शुरुआत होगी धातु के पीछे की केमिस्ट्री से, फिर हम देखेंगे कि कैसे कांसे ने शहरों और ग्लोबल व्यापार को जन्म दिया। उसके बाद बात होगी लोहे के औजारों की, जिन्होंने खेती का चेहरा बदल दिया। फिर हम बढ़ेंगे हथियारों और युद्ध की रणनीतियों की तरफ, और आखिर में समझेंगे कि इन सब ने समाज को अमीर और गरीब के खांचों में कैसे बांट दिया। तो चलिए, सबसे पहले उस नींव की बात करते हैं जिस पर यह सब टिका है, यानी धातुओं का विज्ञान। अब शुरुआती धातु विज्ञान कोई मामूली कारीगरी नहीं थी। हजारों साल पहले बिना किसी लैब या फॉर्मल थियोरी के हमारे पूर्वजों ने केमिकल रिडक्शन यानी रासायनिक अपचयन के तरीके में महारत हासिल कर ली थी। जरा सोचिए, जब मैलाकाइट जैसे हरे नीले पत्थरों को चारकोल के साथ 1000 डिग्री सेल्सियस से ऊपर भट्टी में गर्म किया जाता है तो क्या होता है? कार्बन असल में धातु के ऑक्साइड से ऑक्सीजन को चुरा लेता है। जी हाँ, बिल्कुल चुरा लेता है, और पीछे रह जाती है एकदम शुद्ध धातु। ये पूरी तरह से एक साइंटिफिक प्रोसेस था जिसे उन्होंने अपने तजुर्बे से सीखा था। लेकिन जब बात लोहे की आई तो खेल पूरी तरह बदल गया। तांबे और कांसे को पिघलाना तो ठीक था, लेकिन लोहे का मेल्टिंग पॉइंट 1538 डिग्री सेल्सियस था। आम भट्टियों के तो ये बस की ही बात नहीं थी। इसलिए लोहे को निकालने के लिए पूरी तरह से नई ब्लूमरी भट्टियों का आविष्कार करना पड़ा। इनमें से कोई पिघली हुई धातु नहीं निकलती थी, बल्कि एक स्पंजी सा द्रव्यमान निकलता था जिसे बाद में हथौड़े से पीट पीट कर सख्त बनाया जाता था। मतलब वे लोग सिर्फ आग नहीं जला रहे थे, वे जानबूझकर एक मटेरियल के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को कंट्रोल कर रहे थे। और यहीं से हम अपने दूसरे पड़ाव पर आते हैं। कैसे कांस्य युग ने शहरों को बसाया और व्यापार को एक नया रूप दिया। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प भौगोलिक पहेली सामने आती है। कांसा बनाने के लिए तांबा और टिन चाहिए, लेकिन ये दोनों चीजें कुदरती तौर पर शायद ही कभी एक साथ मिलती हैं। अब इस मजबूरी ने क्या किया? इसने अलग थलग पड़े समुदायों को एक दूसरे से जुड़ने पर मजबूर कर दिया। अपनी धातु की सप्लाई चेन को चालू रखने के लिए समाजों को मीलों लंबे और मजबूत व्यापारिक रास्ते बनाने पड़े। हम कह सकते हैं कि इसी जरूरत ने दुनिया के पहले ग्लोबल नेटवर्क की नींव रखी। अब इतने बड़े नेटवर्क बन तो गए, लेकिन उन्हें संभाला कैसे जाए? यहीं पर उरुक और उर जैसे शहरों ने बिल्कुल नई प्रशासनिक तकनीकें ईजाद की। खेती से आ रहे सरप्लस अनाज का हिसाब रखने के लिए 3200 ईसा पूर्व के आसपास क्यूनिफॉर्म जैसी राइटिंग सिस्टम सामने आए। भारी सामान ढोने के लिए पहिए का इस्तेमाल हुआ। व्यापार को आसान बनाने के लिए ऑक्सहाइड आकार की एक जैसी सिलियां बनने लगीं, और सिंचाई के लिए बाकायदा ज्यामिति या ज्योमेट्री का जन्म हुआ। ये सब मिलकर एक बहुत ही जटिल शहरीकरण का ढांचा तैयार कर रहे थे। और इन सब में वजन और नाप तोल को स्टैंडर्डाइज करना कोई छोटा मोटा कदम नहीं था। अलग अलग चीजों को नंबर्स के हिसाब से तोलना और उनकी तुलना करना एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव था। ये असल में वाणिज्य और व्यापार की एक नई भाषा थी, जिसने हमारी आज की इकोनॉमी और मॉनेटरी सिस्टम का बीज बो दिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जब लोहा आम हुआ तो उसने खेती बाड़ी में क्या क्रांति ला दी। लगभग 1200 ईसा पूर्व के आसपास एक बहुत बड़ा बुनियादी बदलाव देखने को मिलता है। पहले रेतीली मिट्टी को बस ऊपर से खुरचने वाले हल्के लकड़ी के हल होते थे, लेकिन अब उनकी जगह भारी लोहे के फाल ने ले ली। ये लोहे का फाल असल में एक मशीन की तरह काम करता था, एक ऐसा पच्चर जो उत्तरी यूरोप और एशिया की सख्त और चिकनी मिट्टी को गहराई से चीरने के लिए सारा जोर एक ही पॉइंट पे लगा देता था। इन नए औजारों का सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि ऊर्जा की बर्बादी कम हो गई। इससे इंसान तेजी से नए और दुर्गम इलाकों में फैलने लगा। लोहे की मदद से ही भारत में गंगा के किनारे घने जंगलों को साफ किया जा सका, और चीन में हान राजवंश के दौरान नई तरह की भट्टियों का आविष्कार हुआ। इस भारी कृषि विस्तार ने आबादी को तो बढ़ाया ही, लेकिन सबसे अहम बात, इसने समाज में इतना सरप्लस पैदा कर दिया कि अब लोगों के पास बौद्धिक कामों और दार्शनिक परंपराओं को विकसित करने का भी वक्त था। लेकिन जो भट्टी खेती के औजार बना सकती है,
वो विनाशकारी तलवारें भी बना सकती है। और यही हमारी चर्चा का अगला हिस्सा है, हथियार और युद्ध। प्राचीन काल के लोहार सच्चे अर्थों में मटेरियल साइंस के वैज्ञानिक थे। जरा क्वेंचिंग की प्रक्रिया को ही देखिए। गरम लाल स्टील को अचानक पानी में ठंडा करके वे उसके अंदर के एटॉमिक स्ट्रक्चर को पूरी तरह से बदल देते थे। इससे मार्टिनसाइट जैसे बेहद सख्त रूप बनते थे। उनका मकसद एकदम साफ था, एक ऐसी तलवार बनाना जो अपनी धार न खोए, लेकिन युद्ध के दौरान दूसरों के वार सहने के लिए इतनी लचीली भी हो कि टूटे नहीं। लोहे की इसी प्रचुरता ने युद्ध का पैमाना ही बदल दिया। अब शासक बहुत बड़ी और परमानेंट सेनाएं खड़ी कर सकते थे। नियो असीरियन साम्राज्य ने इन अनगिनत लोहे के हथियारों के साथ बैटरिंग रैम और तोपखाने जैसी घेराबंदी की नई तकनीकों का इस्तेमाल किया। इस तकनीकी बदलाव ने युद्ध को छोटे-मोटे कबीलाई हमलों से निकालकर एक ऐसा व्यवस्थित तंत्र बना दिया जो बड़े साम्राज्यों के विस्तार का मुख्य इंजन बन गया। अब हम आते हैं अपने आखिरी पड़ाव पर। इतने बड़े तकनीकी सिस्टम्स ने समाज की संरचना या सोशल हायरार्की को किस तरह प्रभावित किया? अगर हम पुरातात्विक खुदाई को देखें तो हमें समाज में बहुत गहरी खाइयां नजर आती हैं। एक तरफ आपको माइसीनियन एलीट वर्ग की भव्य कब्रें मिलेंगी जो सोने के आभूषणों और बेहतरीन हथियारों से पटी पड़ी हैं, और वहीं दूसरी तरफ एक आम इंसान की बिल्कुल साधारण और खाली सी कब्र। ये सिर्फ पैसों का अंतर नहीं था, ये असल में तकनीक और संसाधनों तक पहुंच का अंतर था जो कुछ ही हाथों में सिमट कर रह गया था। और ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि साधारण पत्थर के औजारों के विपरीत मेटोलॉजी यानी धातु विज्ञान के लिए एक बहुत बड़ा ढांचा चाहिए था। खदानों का खास ज्ञान, मजदूरों और ईंधन को मैनेज करना और फिर महलों द्वारा संसाधनों को बांटना, इन सब पर एलीट वर्ग ने अपना कब्जा जमा लिया। उन्होंने लेखन और प्रशासन का इस्तेमाल करके समाज के सरप्लस को अपने पास खींचा और समाज को हमेशा के लिए अलग अलग वर्गों में बांट दिया। तो मूल स्रोतों का ये विश्लेषण हमें एक बहुत ही गहरी और विचारोत्तेजक सच्चाई के साथ छोड़ जाता है। तकनीक कभी भी न्यूट्रल या तटस्थ नहीं होती। किसी भी दौर के जटिल सिस्टम्स पर जिसकी पकड़ होती है, सत्ता और प्रभाव हमेशा उसी के पास केंद्रित हो जाता है। आज के इस डिजिटल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में ये सवाल और भी अहम हो जाता है। आज की ये नई जटिल तकनीकें सत्ता और ताकत को कैसे और किसके हाथों में केंद्रित कर रही हैं? इस सवाल को अपने जहन में रखिएगा। इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।